दूसरा कानून है, किसी भी हालत में शाकाहारी मांसाहार नहीं करेगा। शाकाहारी का मांसाहार नहीं। जैसे गौ माता, बैल, एक घोड़ा कितना तेज चलता है, ये भैंस, ये ऊंट, ये हाथी, क्या है? शाकाहारी मांसाहारी है? शुद्ध शाकाहारी। गौ माता खड़ी है, गौ माता के पास खाने को चारा न दे, मांस की रास लगा दे, भूखे पेट मृत्यु को स्वीकार करेगी, लेकिन मांस को स्पर्श नहीं करेगी। सच है कुछ झूठ है? ईश्वर के कानून का 100% पालन है। एक शेर शुद्ध मांसाहारी है। तीसरा कानून, मांसाहारी प्राणी केवल शाकाहार को ही खाएगा, मांसाहारी प्राणी केवल शाकाहारी प्राणी को खाएगा। चौथा कानून है, एक मांसाहारी दूसरे मांसाहारी को नहीं खाएगा। शेर, आप उसको बांध दीजिए, खाने को मांस न दे, उसके सामने घास की रास लगा दे, भूखे पेट मृत्यु को स्वीकार करेगा, लेकिन घास नहीं खाएगा, मांस ही खाएगा। यानी ईश्वर के कानून का क्या है? पालन। इसका अर्थ है मानव को शाकाहारी रूप में भेजा, शाकाहारी केवल खाना है, प्राणीजन्य आहार नहीं खाना है। लेकिन अगर परिस्थितिवश तो मांसाहार करता है तो वो परिस्थितिवश करता है, उसका दोष नहीं है, लेकिन शाकाहार नहीं है निश्चित। ईश्वर के कानून का तंत्र पालन होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, हम ईश्वर के कानून को क्यों नहीं पालन करते? क्या कारण? इसका जवाब तो मिलना चाहिए, ठीक है साथियों। ये मैं नहीं कहूंगा कि आप दूध न पिए, घी खाए, लेकिन शुद्ध शाकाहारी मत करें। इसका एक अलग विज्ञान है। देखिए, हमारा भोजन अल्कधर्मी होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए। हमारा भोजन आम्लधर्मी नहीं होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए। हमारा भोजन अल्कधर्मी होना चाहिए, अल्कलाइन होना चाहिए। हमारा भोजन आम्लधर्मी नहीं होना चाहिए, एसिडिक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो रक्त है वो एसिडिक नहीं है, अल्कधर्मी है। हमारा जो ब्लड है वो अल्कधर्मी है, अल्कलाइन है, एसिडिक नहीं है। रक्त का जो आम्लविंडल निर्देशांक है, पीएच वैल्यू है 7.4 है, यानी वो अल्कधर्मी है। इसका मतलब है हमारा रक्त हमें केवल अल्कधर्मी भोजन चाहता है, एसिडिक नहीं चाहता है। नंबर 1, जब आप एसिडिक खाते हो तो रक्त की एसिडिटी बढ़ती है। रक्त की एसिडिटी बढ़ गई तो रक्त का संचालन बिगड़ गया। रक्त का संचालन बिगड़ गया तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति मंद हो गई, दुर्बल हो गई, तो कैंसर आ गया, डायबिटीज आ गया, हार्ट अटैक आ गया, सारी बीमारी आ गई। इसका मतलब है हमारे शरीर को अगर अल्कधर्मी भोजन चाहिए, एसिडिक नहीं चाहिए, आम्लधर्मी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा रक्त अल्कधर्मी है, तो हमें भोजन कौन सा करना चाहिए? बताइए, अल्कधर्मी करना चाहिए कि आम्लधर्मी करना चाहिए? अल्कधर्मी करना चाहिए, राइट, सही बात। हमारे भोजन में जो तंतुमय पदार्थ है यानी फाइबर है, वो कम से कम 3.6 के ऊपर उसकी मात्रा चाहिए। कितनी चाहिए? 3.6 के ऊपर मात्रा चाहिए। अरे हमारा भोजन ऐसा चाहिए कि इसमें 3.6 के ऊपर फाइबर होगा, उसके नीचे नहीं। पहला कंडीशन, हमारा भोजन अल्कधर्मी चाहिए। दूसरा कंडीशन, हमारे भोजन में क्या चाहिए?
3.6 के ऊपर फाइबर चाहिए, फाइबर चाहिए। तीसरा, हमारा भोजन ग्लूटेन मुक्त चाहिए, ग्लूटेन नहीं होना चाहिए, ग्लूटेन मुक्त चाहिए। नंबर 4, हमारे भोजन में एसेंशियल अमीनो एसिड यानी टोटल कुल 20 अमीनो एसिड है, उनमें से 11 अत्यावश्यक अमीनो एसिड है, वो सारे भोजन में आना चाहिए, सारे भोजन में आना चाहिए। हमारे भोजन में प्रतिपानित एंटीऑक्सीडेंट विशाल मात्रा में चाहिए। हमारे भोजन में लगभग 2500 प्रकार के फाइटोकेमिकल वनस्पति रसायन चाहिए, वनस्पति रसायन चाहिए। हमारे भोजन में गुड बैक्टीरिया चाहिए, हमारे भोजन में बैड बैक्टीरिया नहीं चाहिए, हमारे भोजन में एंजाइम चाहिए, हमारे भोजन में संयोग चाहिए, हमारे भोजन में प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए और फैट चाहिए, साथ में विटामिन भी चाहिए। वो भोजन हमारा संतृप्त होता है। इसका अर्थ है कि हमारा भोजन अगर अल्कधर्मी भोजन चाहिए तो हमें अल्कधर्मी भोजन खाना है, आम्लधर्मी भोजन नहीं खाना। आम्लधर्मी माने खटाई, आम्लधर्मी माने खटाई, खट्टा खट्टा। दही क्या है? खट्टा है, मीठा है? खट्टा है। क्या है? आम्लधर्मी है। छाछ क्या है? खट्टा है। क्या है? आम्लधर्मी। अब दूध आम्लधर्मी नहीं है, लेकिन पेट में गए आम्लधर्मी बनता है। क्यों? जब हम कुछ भी खाते हैं उसका पाचन करने वाले कुछ एसिड सेवित होते हैं हमारे शरीर में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें मुख्य है, यानी हमारे हाथ में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड रसिक होते हैं, वो पाचन करते हैं खाद्य का, भोजन किया हमने, और वो पाचन हो करने के बाद जो न्यूट्रिएंट चाहिए हमारे शरीर को मिल जाते हैं। इसका मतलब है आपने दूध पिया, दूध अंदर गया, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दूध का क्या बनाया? दही बनाया। यानी दूध अंदर जाने के बाद दही बन गया, तो अल्कधर्मी बन गया कि आम्लधर्मी बन गया? हाँ, आम्लधर्मी बन गया। यानी हमारे रक्तों को आम्लधर्मी नहीं चाहिए। हम क्या खा रहे हैं? गेहूं आम्लधर्मी है, अल्कधर्मी नहीं है। गेहूं आम्लधर्मी है, अल्कधर्मी नहीं है। गेहूं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। गेहूं में 1.2% फाइबर है। कितना है? केवल 1.2%। कितना चाहिए? 3.6 है। कितना? 1.2। इसका मतलब है गेहूं में फाइबर नहीं। खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। गेहूं में ग्लूटेन है। ये ग्लूटेन क्या करता है? हमारे हाथ के हथौड़ी को जो दीवार है उस पर लिप जाता है, तो जो पाचक रस से स्रावित नहीं होता है। तो गेहूं खाना नहीं खाना है? नहीं खाना है। 1 किलो गेहूं आप जो खाते हो तो 485 लीटर पानी बर्बाद करते हो, क्योंकि इतना पानी आप गेहूं को, फसल को देते हो। जबकि आपकी माता बहन कहीं दूर दराज में पीने के पानी के लिए 10-10 किलोमीटर घूमते, पानी नहीं मिलता, आंखों में पानी है, और आप वही पानी यहाँ बर्बाद कर रहे हो। और ये पानी बर्बाद हुआ रहा, गेहूं में जा रहा है, धान में जा रहा है, बचाते हैं और पाइपलाइन से वहाँ भेजते हैं जहाँ पानी नहीं मिल रहा है। धान भी वही है, सब वही है। तो बताता हूँ, सफ़ेद चावल में, सफ़ेद चावल एसिडिक है, केवल उसमें 0.2% फाइबर है। कितना है? 0.2%। यानी चावल भी नहीं खाना है, एसिडिक है सफ़ेद चावल। दूध में तो फाइबर है ही नहीं, दही में, घी में फाइबर है ही नहीं। सुबह उठते आप चाय लेते हैं, खतरनाक जहर है, उसमें बिस्किट मिलाते हैं। बिस्किट में क्या है? मैदा है, मैदा है ना, फाइबर नहीं है। यानी बीमारी पैदा करने वाले खाते हैं आप, शुरू से बीमारी तो आएगी। ये सब पाश्चात्य जीवन शैली है।
ये आक्रमण है, आक्रमण है भारतीय जीवन शैली पर, पाश्चात्य जीवन शैली का। अरे इतना आक्रमण हुआ है कि हर बात में हम अनुकरण कर रहे हैं, हमारा भारतीय भूल गए हैं और हम विदेशी बन गए। कौन बोलता है ब्रिटिश चले गए? ब्रिटिश तो चले गए, लेकिन काले ब्रिटिश यहाँ खड़े हैं और ब्रिटिशों के ही पालन कर रहे, उनका ही आगे बढ़ा रहे। हमारा भारतीय सत्व हमने खत्म कर दिया। अगर हमारे शरीर को अल्कधर्मी चाहिए, आम्लधर्मी नहीं चाहिए, इसका मतलब है हमें गेहूँ खाना बंद करना चाहिए, सफ़ेद चावल खाना बंद करना चाहिए, और गुड़ खाना बंद करना चाहिए, शक्कर खाना बंद करना चाहिए, क्योंकि शक्कर में तो फाइबर है, शक्कर में फाइबर है। जब आप गेहूँ खाते हो, सफ़ेद चावल खाते हो, मिठाई खाते हो, सुबह बिस्किट खाते हो, मैदा खाते हो, तले हुए पदार्थ खाते हो, यहाँ फाइबर नहीं है। आपके शरीर में ये चला गया, अब फाइबर नहीं है। ये अन्न नलिका में आया, बाद में छोटी नलिका में आया, बाद में बड़े आंत में गया, बड़े आंत में से अभी बाहर निकल रहा है, वो मल हो गया तैयार। जो रस चाहिए वो शोषण हो गया, बाकी बचा हुआ मल है, वो नीचे अभी जठर में है, वो अब बाहर निकालने का काम होना चाहिए विष्ठा के रूप में। मल बाहर निकालना है। बाहर निकालने का काम कौन करता है? फाइबर करता है। क्या करता है? फाइबर। फाइबर क्या करता है? पाचन नहीं होता उसका। दो प्रकार के, वाटर सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, दो प्रकार के होते हैं। जो वाटर सोल्यूबल फाइबर वो तो पाचन के साथ जाते हैं, लेकिन इनसोल्यूबल फाइबर वो पानी में नहीं जाता, वो वही रहता है। वो क्या करता है? मल से पानी को खींच लेता है, उसका शरीर को फूलता है, और फुलाने के बाद वो मल अपने आप बाहर निकलता है। एनिमा लेने की आवश्यकता नहीं है, और चूर्ण लेने की आवश्यकता। ये चूर्ण लेने के इश्तिहार दिखाने को लाया आपको। ये पेपर का एक पेज, एक पेज, लाखों रुपए इसका उसने खर्चा किया है। क्या करता है? चूर्ण खाओ, क्योंकि आपको मलबद्धता नहीं होगी। सही बात है ना? अब एक चमचा चूर्ण लिया, 8 दिन के बाद एक चमचे से नहीं होता, फिर 2 चमचा, बाद में चूर्ण काम नहीं करता तो बोलते डॉक्टर एनिमा लो, और फिर एनिमा की भी आदत दिखती। कौन सा पानी एनिमा लेते हैं मुझे बताओ? कौन सा पानी एनिमा लेते हैं? और उसको बोलते हैं नेचुरोपैथी। अरे नेचुरोपैथी कैसा है? ये नेचर में कहाँ एनिमा है, कहाँ चूर्ण है? अरे मूर्ख बना रहे, मूर्ख बना रहे, शुद्ध मूर्ख बना रहे। ये नेचुरोपैथी नहीं है, नेचुरोपैथी नहीं खाली। साथियों, हमारा जो मिलेट है, ज्वार, बाजरा है, झंगोरा है, मंडुआ है, कांगनी है, हरी कांग है, कोदरा है, कोदो मिलेट है ना। ये क्या है? उसमें 8 से लेकर 16% फाइबर है। कितना है? 8 से लेकर 16% फाइबर। यानी जब आप ज्वार खाओगे, बाजरा खाओगे, या मंडुआ, मंडुआ माने फिंगर मिलेट, रागी, ये बाजरा, अपने झंगोरा, बार्नयार्ड मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट मैंने कांगनी, ये खाओगे, उसमें फाइबर है। खाने के बाद क्या होगा? वो फाइबर खुलेगा और मल को अपने आप आगे बढ़ाएगा। आपको कोई करना नहीं पड़ेगा। दिन में तो 3 बार मल विसर्जन अपने आप हो जाएगा। चूर्ण लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर मलबद्धता, कॉन्स्टिपेशन को आप अवॉइड करना चाहते हैं तो पहला काम क्या करना होगा? गेहूँ चावल खाना बंद करना पड़ेगा। दूध पीना, बुले बुले मिठाई खाना बंद करना पड़ेगा। तब कहिए, नहीं तो कैंसर आएगा, डायबिटीज आएगा, जरूर आएगा। अरे गुड़ भी वही है, मैं आएगा उसमें भी आएगा, गुड़ पर भी आता हो, आप चिंता न करें। मुझे मालूम है आपका पेट बाहर आ गया है, तो आप जरूर गुड़ खाते हो, मालूम। देखिए, विषय समझ में आ रहा है ना? हाँ। आपको
हेडेक होता है, हेडेक माने सिर दर्द होता है ना, माइग्रेन होता है, ये यहाँ की पीड़ा होती है, जोड़ों का दर्द होता है, छाती का दर्द होता है, गर्दन का जोड़ होता है, कमर का जोड़ होता है, पीठ का दर्द होता है, घुटने का दर्द होता है ना। फिर क्या कहते हैं, आपको हेडेक हो गया तो क्या डालते हैं, बाम लगाते हो। डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या बोलता है, वो गोली देता है, काहे की, पेन किलर की गोली दी, गोली खाने के बाद पेन बंद हो गया। पेन बंद नहीं होता, पेन है वहाँ, लेकिन पेन का संदेश मेंदु तक नहीं पहुंचता, मस्तिष्क तक, वो तोड़ दिया है गोली ने, यानी वो हो रहा है लेकिन मस्तिष्क को संदेश नहीं गया। मस्तिष्क बोलता है नहीं, बाद में वो भी चलो। देखिए, आप जब भी गेहूं की रोटी खाते हो, सफ़ेद चावल खाते हो, या आपका मिठाई खाते हो, दुग्धजन्य पदार्थ खाते हो, मैदा खाते हो, ये हमारा जो है मल वही रुकता है, और जो रुकता है वो सड़ता है, जो बहता है वो निर्मल है, जो रुकता है वो सड़ता है। सड़न करने वाले जीवाणु बैड बैक्टीरिया होते हैं। 3 प्रकार के जीवाणु होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया, एक इंटरमीडिएट बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। अब ये मल बाहर नहीं निकल रहा है क्योंकि फाइबर नहीं है, आपने गेहूं चावल खाया, फाइबर नहीं है, बाहर नहीं निकल रहा है, तो ये बैड बैक्टीरिया आ गए, उसको सड़ा रहे। सड़न क्रिया से दुर्बल जो बहुत ही खतरनाक जहरीले वायु है, कीटोन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, नाइट्रोम ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये खतरनाक जो जिसको हम इसमें अपान वायु कहते हैं, इसमें आयुर्वेदा में अपान वायु, ये वर्टिकल होते हैं, ऊर्ध्वगामी होते हैं, ये गुदा द्वारा बाहर नहीं निकलते, ये जहाँ भी जाएंगे पेन करेंगे। यहाँ गए सिर दर्द हो गया, यहाँ गए घुटने का दर्द, छाती में दर्द, यानी जहाँ भी जाएंगे दर्द करेंगे। और बाद में समय ऐसा आता है कि आपको ऐसी स्थिति निर्माण होती है कि आप कितना भी चूर्ण खाए आपको शौच नहीं होती, और बाद में उसके विपरीत रूप में बहुत जहरीले, जिसको टॉक्सिक गार्बेज कहते हैं, हमारे कोशिका में संग्रहित होते हैं और हमारी जो प्रतिरोध शक्ति है उसका नाश करते हैं, और धीरे से पीछे से कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक आता है और हमको ऊपर ले जाता है। अगर ऊपर ले जाना चाहते हो तो कोई हरकत नहीं है, लेकिन बचना चाहते हो तो एक बात करना है कि शौच बाहर अपने आप निकलने के लिए हमें मिलेट खाना है, जवार खाना है, ये अपना झंगोरा खाना है, जो भी मिलेट है, बाजरा खाना है, लेकिन गेहूं चावल नहीं खाना। और प्रयास करिए, कल जाकर आपके घर में 8 दिन गेहूं का खाना बंद कर दीजिए, सफ़ेद चावल खाना बंद कर दीजिए, दुग्धजन्य पदार्थ खाना बंद कर दीजिए, ये मीठा खाना बंद कर दीजिए, केवल गेहूं, अपने ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी खाइए, साथ में फल भी खाइए और हरी सब्जियां खाइए, और चमत्कार देखिए 8 दिन के मालूम पड़ेगा अपने आप सोच अपने आप बाहर हो रही है, कोई चिंता नहीं है, सड़ नहीं रहा है, पेन बंद हो गया है, उत्साह बढ़ गया है, क्योंकि जो चाहिए उसमें से। आम्लधर्मी नहीं खाना है, अल्कधर्मी खाना है। जब आप गेहूं की रोटी खाते हो, चावल खाते हो, चीनी शक्कर खाते हो, गुड़ खाते हो, मीठा खाते हो, बिस्किट खाते हो, ये बाकी तले हुए पदार्थ खाते हो, ये सब वहाँ आम्लधर्मी है, रक्त की अम्लता बढ़ गई है, एसिडिटी बढ़ गई है। अब रक्तों को एसिडिटी घटाना है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम चाहिए घटाने के लिए, तो कैल्शियम, बाहर का कैल्शियम स्वीकार नहीं करता शरीर, हमारा शरीर बाहर का गोली के रूप में आया कैल्शियम स्वीकार करता नहीं है, उसको फाइटोकेमिकल चाहिए, म्हणजे वनस्पतिजन्य कैल्शियम चाहिए। इसका मतलब है वो कैल्शियम उसको चाहिए, ये एसिडिटी को घटाने के लिए, तो कैल्शियम नहीं मिल रहा है तो हड्डियों से कैल्शियम उठाता है, काय में से, हड्डियों से, दांतों से कैल्शियम उठाते हो तो दांत कमजोर बनते हैं, हड्डियों को छेद होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है और बाद में कैंसर होता है हड्डी का।
बाद में हड्डी का कैंसर होता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रक्त कहाँ से ले रहा है? हड्डियों से मिल रहा है। इसका अर्थ है एक ही पाप किया है हमने। क्या खाया है? हाँ, गेहूं चावल खाया है, गुड़ खाया है, मीठा खाया है और मैदा खाया है। मैं कभी भी चावल नहीं खाता, गेहूं की रोटी नहीं खाता, मैदा नहीं खाता, दूध नहीं पीता, दही नहीं खाता, घी नहीं खाता। मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी। डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, 10 घंटे बोलता हूँ, काजू बादाम नहीं खाता। रात को 10 बजे मेरा चेहरा फुल्लित मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि मैं वो खाता हूँ जिसमें ऊर्जा मिलती है, और वो है हमारा मिलेट, ज्वार, बाजरा, और इसको बढ़ाना है। मिलेट माने हमारे हल्के धान्य। ये रागी बोलते हैं ना, रागी ज्वार बाजरा खाया है कभी? वो मिलेट ही है ना। झंगुरा बोलते हैं, बानान मिलेट, वो मिलेट ही है। ये मंडुआ रागी मिलेट ही है। कांगनी फॉक्सिल मिलेट मिलेट ही है। हाँ, नाचनी उसको रागी बोलते हैं, फिंगर मिलेट वही है। नाचनी खाना है। बच्चों को कैल्शियम की कमी है, मानव को भी कैल्शियम की कमी है। कैल्शियम की क्यों कमी है? क्योंकि हड्डियों से लिया जा रहा है, रक्त हमारा हड्डियों से ले रहा है ना, कैल्शियम की कमी होगी। रागी में, नाचनी में, फिंगर मिलेट में, मंडुआ में 100 ग्राम में 344 मिलीग्राम क्या है? कैल्शियम है। यानी ज्वार से 20 गुना ज़्यादा, गेहूं से 30 गुना ज़्यादा। तो मंडुआ खाना है, मैंने क्या खाना है? रागी नाचनी खाना है, नाचनी खाना है। आपकी हिंदी में मंडुआ बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? हरियाणवी में क्या बोलते हैं मंडुआ को? रागी को रागी बोलते हैं ना? ठीक है, जो बोलते हैं वो बोलते हैं, ठीक है। तो साथियों, बीमारी की शुरुआत हम करते हैं। कैंसर, डायबिटीज को हम बुलाते हैं, नहीं तो वो नहीं आते। हम निमंत्रण पत्रिका भेजते तब आते हैं। मैं उदाहरण दूंगा। आपकी ब्लड शुगर बढ़ गई, रक्त शर्करा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि ब्लड में शुगर आ गई। क्या आ गई? जब भी आप खाते हैं ब्लड में शुगर आती है। अब ब्लड में शुगर कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, इसका भी अनुसंधान हो गया। 0 से लेकर 100 तक मानक तैयार किए गए। इसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर हमारे ब्लड में 54 मानक के नीचे ये शुगर है तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। 54 के ऊपर है तो डायबिटीज होगा। इसका मतलब है हमारे ब्लड में जब तक ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के नीचे है तो उतना जो शर्करा है, ब्लड शुगर, उसको नियंत्रित करने का काम इंसुलिन करता है। ये इंसुलिन पैनक्रिया पैदा करता है। पैनक्रिया में 12 लाख बीटा सेल्स होते हैं। वो बीटा सेल्स इंसुलिन को स्रावित करता है। ये इंसुलिन रक्त में आता है और क्या करता है? ये जो शर्करा है वो पेशियों तो कोशिका तक पहुंचाता है। इंसुलिन खोलता है, अंदर कोशिका ग्लूकोज दे देता है, हमारे रक्त की शर्करा घटती है। यानी ईश्वर ने एक व्यवस्था कर दी है कि आपके भोजन में से इतनी शर्करा आप लेते हो 55 के नीचे, तो सारी की सारी शर्करा ऊर्जा के रूप में, ग्लूकोज के रूप में
हमारे शरीर में लाखों करोड़ जो कोशिकाएं हैं उनको भेजने का काम रक्त करता है। उतना ही शर्करा खाना है जितना हमारे पैनक्रिया स्रावित करने वाले इंसुलिन को उसको कोशिका तक पहुंचाने की क्षमता है, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर नहीं। आप मुझे बताइए, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। 54 के ऊपर ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी रक्त शर्करा बढ़ाने का काम कौन से खाद्य करते हैं? 54 के नीचे कौन से करते हैं? 54 के नीचे ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाने का काम हमारे मिलेट करते हैं, ज्वार बाजरा। यानी जब आप ज्वार बाजरा रागी ये खाते हैं, उसके साथ दलहन खाते हैं, दालें, उसके साथ हरी सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, तो हमें डायबिटीज़ नहीं होता, क्योंकि रक्त शर्करा उतनी बढ़ती है जितनी पाचन करने की क्षमता इंसुलिन की होती है। वो अपने आप पाचन हो जाता है, हमारे रक्त में अतिरिक्त ब्लड शुगर नहीं रहती, संग्रहित नहीं होती। लेकिन जब आप गेहूँ खाते हो, गेहूँ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 82 है, 82 है। कितना चाहिए? 54 के नीचे कितना है? 82। यानी ब्लड शुगर बढ़ गई, बढ़ गई, अतिरिक्त बढ़ गई। सफेद चावल 84 है, ब्लड शुगर बढ़ गई। आपने चीनी खाया, शुगर वो 90 है, शुगर बढ़ गई। मैदा खाया, शुगर बढ़ गई। यानी इसका मतलब है जब आप गेहूँ खाओगे, सफेद चावल खाओगे, चीनी खाओगे, आपका गुड़ खाओगे, तो शर्करा बढ़ेगी। आप 55 तक 54 तक को पचाने की क्षमता है। अब आपने ऊपर खाया, पैनक्रिया क्या करता है? 54 तक पाचन करता है, ऊपर पाचन करने की क्षमता नहीं है, तो ब्लड में शुगर आ गई। ब्लड में शुगर आ गई तो डॉक्टर के पास चले गए, तो बोलते ब्लड शुगर बढ़ गई है, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, सारा आपका जेब खाली करता है और बाद में बताता है कि आपको अभी ये गोली लेना है मरने तक, परमानेंट, मरने तक, मरने के बाद भी ऊपर ले जाना है साथ में, वहाँ भी डायबिटीज होगा ना, वहाँ भी ले जाना है, तो गोली जन्म पर लेना है। बाद में गोली की आदत, गोली क्या करती है? गोली वो उपाय नहीं है। गोली क्या करती है? अतिरिक्त शर्करा जो आई है तो पैनक्रिया को प्रेशर कर डालती है कि ज़्यादा इंसुलिन पैदा करो। तो ये पैनक्रिया क्या करता है? अंडर प्रेशर आदेश आया है ऊपर का, तो ज़्यादा पैनक्रिया इंसुलिन तैयार करता है। तो एक दिन क्या होता है? थक जाता है, वो थक जाता है, तो बीटा सेल जो मर जाते हैं, वो पैनक्रिया इंसुलिन पैदा नहीं करता, तो रक्त शर्करा अभी बढ़ गई है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है अब इंसुलिन करना बंद हो गया है, तो क्या करना है? इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है, खुद ही मार। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ, गुमराह कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अब बाद में इंसुलिन गया, रोज का इंजेक्शन, ये बाह्य वस्तु है, शरीर स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। एक दिन ऐसा आता है कि रेजिस्टेंस पैदा होता है, हमारी कोशिकाएं इंसुलिन को स्वीकारती ही नहीं, और जब हमारी कोशिका इंसुलिन को स्वीकारते नहीं तो डायबिटीज से मृत्यु बिल्कुल होना ही है, होना ही है। और डायबिटीज का अगला कदम है कैंसर। ये डायबिटीज कैंसर हमने बुलाया है, खुद नहीं आए, हमने बुलाया है। साथियों, इसका मतलब है, मुझे बताइए क्या नहीं खाना है? आप देखेंगे क्या क्या कौन कौन खा रहा है पिंडॉल में, आप देखेंगे। ठीक है, 3 दिन खा लीजिए, बाद में घर जाकर नहीं खाना है, ये समझ में आ गया? नहीं, अभी खाना है, अभी खाना है, अभी खाना है। ऊपर का टिकट नहीं कटेगा, मैं बोल दूंगा। 1 मिनट। हाँ, गेहूँ नहीं खाना है, मक्का नहीं खाना है, उसमें स्टार्च ज़्यादा है, स्टार्च ज़्यादा है, स्टार्च ज़्यादा है। चना खाना है लेकिन कम खाना है। ये मूंग बहुत अच्छा है, मूंग, तुअर बहुत अच्छा है, मसूर अच्छा है,
नहीं, ये रासायनिक कृषि आया है। ये एसिडिटी रासायनिक कृषि से बढ़ी है। मतलब ये जो दाल उधर जाता है उसके अंदर रासायनिक हाँ, रासायनिक कृषि से आ गई है। अगर मेरी विधि से आप तुअर उगाते हैं तो एसिडिटी नहीं होती। घर से जो बनाएंगे दाल वो नहीं होती, नहीं होती। तुअर की दाल हमारी घर की चाहिए। हम तो वो हरड़ की दाल ही नहीं खाते घर में। अभी क्या है देखिए, सबसे बढ़िया मूंग की दाल, नंबर 1 क्या है? मूंग की दाल। उसके बाद नंबर 2 है मसूर की दाल। कौन सा है? साबित और दोनों, हाँ, साबित और दोनों। मसूर की दाल। छिलका बिना छिलका। तीसरा है चने की दाल। चौथा है ये अपने अरहर की दाल। तो मूंग की दाल सबसे बढ़िया है। अगर वो खाना है तो उसको खाइए, नहीं तो विकल्प तो है। साथ में एक मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके पहले, भोजन के पहले हम उसको समाप्त करेंगे, बाद में भोजन लेंगे साथियों। एक जो जी चना मूंग भिगोते हैं 2 दिन बाद इतना बड़ा जाम जाता है, वो खा हाँ, खा सकते हैं, मोड़ आया। मोड़ा है, खा सकते। देखिए, जस्ट ए मिनट। साथियों, आपने रासायनिक खाद डाल दिया, यूरिया डाल दिया, यूरिया भूमि में गया, बारिश आई और यूरिएज नाम के एंजाइम, क्या नाम है? यूरिएज। क्या नाम है? यूरिएज। यूरिया का विघटन करते, अमोनिया पैदा करते। बाद में अमोनिया का विघटन नाइट्रोसोमोनास जीवाणु और नाइट्रोकॉकस जीवाणु होते, नाइट्राइट बनता है। बाद में नाइट्राइट का विघटन नाइट्रोबैक्टर जीवाणु और पेनिसिलियम फंगस करते, क्या बनता है? नाइट्रेट बनता है। अब ये नाइट्रेट भूमि में आ गया, जड़ों ने उठाया, क्योंकि नाइट्रेट नाइट्रोजन नाइट्रेट क्यों में लेती है। जो ये संकर बीज है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज है या उन्नत बीज है जो आप लगाते हो, दोपहर में बताऊंगा कैसा षड्यंत्र है। तो क्या करते हैं, अगर 10 ग्राम नाइट्रेट चाहिए तो 20 ग्राम उठाती है। ये संकर बीज क्या करते हैं, 10 ग्राम चाहिए तो कितना? दुगने उठाते हैं। आपने 20 ग्राम नाइट्रेट उठाया, शरीर को 10 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम बचा है, तो 10 ग्राम कोशिका के अंदर वो टॉक्सिक गार्बेज के रूप में, जहरीले कूड़े के रूप में जमा हो गया। यानी बाहर का जहर कहाँ गया? हमारे शरीर में। ये पानी में घुल गए सिंचन के, जड़ों ने उठाया और सब्जियों में गए और सब्जियां खाई, हमारे शरीर में आ गए। अरे नाइट्रेट हमारे शरीर में आ गए, कोशिकाओं में इकट्ठा हो गए। ये बहुत खतरनाक जहर है। हमारे शहर की माता बहनें बैगन खरीदते, टमाटर खरीदते, पानी से धोती है, उनको लगता है कि पानी से धोने से ये जो हमारे किसान भाई कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं वो निकल जाएगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जैसे किसान जहरीले कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं, विदिन 7 सेकंड, 7 सेकंड के अंदर वो सारे अवशेष खींच ले जाते हैं और हमारे कोशिका के अंदर जो फैट है, 2 कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर वैक्यूल्स है, उसमें फैट है, ये सारे अवशेष में संग्रहित हो जाते हैं। आप खरपतवारनाशी दवा का उपयोग करते हैं, वीडिसाइड, खरपतवार को खत्म करने के लिए, उसके अवशेष भी हमारे शरीर में आते हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारे जन्म के समय ईश्वर ने दी हमें, इनेट इम्यूनिटी। ये 5 प्रकार की होती है, 5 फ्रंट है उसके रोग प्रतिरोधक शक्ति के। पहला है व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रक्त कोशिकाएं। दूसरा है टी लिम्फोसाइट सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। तीसरा है बी लिम्फोसाइट सेल, मैक्सोफिल और न्यूट्रोफिल्स। 5 प्रकार के फ्रंट होते हैं। ये जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल है, कोई अंदर पैथोजेनिक बैक्टीरिया, रोग पैदा करने वाला जीवाणु गया शरीर में, प्लेग वाला है,
टीबी वाला है, कोई जीवाणु रोग पैदा करने वाला, कॉलेरा वाला हमारे जीवन में अंदर चला गया, तो पहला काम क्या करता है, ये जीवाणु कौन सा है उसकी जांच ये व्हाइट ब्लड सेल करती है। ये कौन से प्रकार का जीवाणु है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का है, कौन से फैमिली का है, फिर उसको मारने के लिए कौन से बुलेट चाहिए, कौन सी बुलेट चाहिए, जिसको प्रतिपिंड कहते हैं, प्रतिपिंड कहते हैं, हाँ नहीं प्रतिपिंड यानी बुलेट, गोली, हाँ, तो वो पैदा कौन सी चाहिए, फिर आदेश देता है टी लिम्फोसाइट सेल को कि ये अलग अलग क्षेत्र में पाकिस्तान का है, इसको चाहिए ये गोली पैदा करो, और फिर वो प्रतिपिंड पैदा करते उसको टी लिम्फोसाइट उसको मारते। अगर वो नहीं मरा तो बी लिम्फोसाइट उसका अलग खोज निकालता है जो प्रतिपिंड है, और वो पैदा करके उसको मारता है, जो भाग जाता है उसको नष्ट करने का काम मैक्सोपिल करते हैं। यानी जो रोग पैदा करने वाले जीवाणु अंदर गए उसको खत्म करने का काम कौन करता है, रोग प्रतिरोध शक्ति करते, इनर्ट इम्यूनिटी करते। अब ये जो आपके आंत है, आंत में कितनी कोशिकाएं हैं, 60 लाख करोड़ 60 ट्रिलियन कोशिकाएं, उसमें 70% कोशिकाएं कौन सी है, इम्यून सेल से रोग प्रतिरोध शक्ति देने वाली है। आपने क्या खाया, ये जहरीला पदार्थ हमारे शरीर में गया, रासायनिक अवशेष चले गए, खादों के कीटनाशक दवाओं के अवशेष चले गए, खरपतवारनाशी दवा के अवशेष, फंगिसाइड के अवशेष चले गए, और हमारे जो प्रतिरोध शक्ति के कोशिकाएं उनको खत्म कर दिया। व्हाइट ब्लड्स खत्म हो गए, टी लिम्फोसाइट खत्म हो गए, बी लिम्फोसाइट खत्म हो गए, हमारी प्रतिरोध शक्ति कमजोर हुई, और जैसे ही कमजोर हुई, लड़ने वाला कोई नहीं है, तो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया अंदर चला गया, कैंसर होगा, डायबिटीज होगा, और आपको बीमारी जरूर होगी। इसका मतलब है बीमारी होने का कारण है हमारे शरीर की प्रतिरोध शक्ति कमजोर होना, और कमजोर करने का कौन कौन करता है, जहरीला भोजन करता है। तो मुझे बताइए, अगर कैंसर नहीं होना है, डायबिटीज नहीं होना है, तो क्या करना है, सबसे पहले जहरीला खाना छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं करना है। जैविक खेती में भी आप जहर खिलाते हो। ये कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, उसमें कैडमियम है, आर्सेनिक है, मर्क्यूरी है, लेड है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जिसमें थोरियम है, उसमें यूरेनियम है, जो खतरनाक है, अत्यंत जहरीले ये जड़ पदार्थ है, हाईली टॉक्सिक हेवी मेटल्स, और हमारे शरीर में जाते हैं। अगर आप जैविक खेती से पैदा करते हो, या गोबर खाद से पैदा करते हो, या अपने कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट से पैदा हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग से पैदा करते हो, ये भी जड़ है, वो भी हमारी इम्यूनिटी को ख़त्म करते हैं। इसका मतलब है हमें नंबर 1 रासायनिक खेती करना बंद करना है, रासायनिक खेती में पैदा हुआ खाना बंद करना। नंबर 2 जैविक खेती में पैदा करना हुआ खाना भी नहीं खाना है, क्योंकि पर्यावरण का विनाश करता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, साथ में हमारी इम्यूनिटी को खत्म करता है, साथ में हमें गो आधारित खेती का भी नहीं करना है। तो क्या करना है, सुभाष पालेकर कृषि में कोई खाद डाला ही नहीं जाता। अगर खाद डाला ही नहीं जाता है तो खाद्य के अवशेष शरीर में जाने की संभावना है, और खाद्यों के अवशेष नहीं गए तो आपको बीमारी होने की गुंजाइश नहीं है, आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति खत्म होने की संभावना। कीटनाशक दवाओं का छिड़काव नहीं करते, क्योंकि ह्यूमस के माध्यम से हमारे पौधों की रोग प्रतिरोधक शक्ति को हम बलवान बनाते, कीट आते नहीं, बीमारी आती नहीं। हमारे मित्र कीट है जो दुश्मन कीटों का सफाया करते हैं, मित्र कीट है, जैसे प्रीडेटर है, भक्षक मित्र कीट, पैरासाइट परोपजीवी मित्र कीट है। वो क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में आते हैं हमारी विधि में, आपकी विधि में नहीं, हमारी विधि में,
बड़ी मात्रा में आते हैं और हमारी फसलों का नुकसान करने वाले कीटों का सफाया करते हैं। ये बंद करिए, बंद करिए। हमारे दुश्मनी कीटों का सफाया करते हैं। दुश्मन कीटों का सफाया करने वाले कौन है? मित्र कीट। मित्र कीट कहाँ आता है? रासायनिक खेती में नहीं आता है, केवल पालेगर कृषि में आता है। इसका मतलब है हमारे खेती में मित्र कीट हमारा काम तमाम करता है, हमें छिड़काव की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई जीवाणु होते हैं जो शत्रु कीटों के शरीर में प्रवेश करते हैं। एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया है, एंटोमोपैथोजेनिक फंगसेस है, एंटोमोपैथोजेनिक वायरसेस है, एंटोपैथोजेनिक प्रोटोजोआ है, एंटोपैथोजेनिक न्यूमैटोड है। ये क्या करते हैं? हमारे मित्र है। ये जीवामृत में है, घने जीवामृत में, देशी गाय के हाथ में है। वो भूमि में गए, वो दुश्मन कीटों के शरीर में प्रवेश करते हैं, जो हमारी फसल को नुकसान करते हैं, उनके शरीर में प्रवेश करते, अपनी संख्या बढ़ाते, उनको बीमारी पैदा करते और बीमारी से उनको मार डालते। ये प्रीडेटर और पैरासाइट जो परजीवी हमारे मित्र कीट है, वो क्या करते हैं? दुश्मन कीटों के अंडे में अपने अंडे डालते। कहाँ डालते? दुश्मन कीटों के अंडे में अपना अंडा डालते और अंडे में खत्म करते, अन्य पैदाश होने ही नहीं देते। ये हमारी व्यवस्था है सारी। ईश्वर ने सारी व्यवस्था कर दी है। यहाँ आने के पहले बल्लाराज जी ने और शर्मा जी ने, सारी उनकी टीम ने आपके खाने की व्यवस्था पहले कर दी है। ऐसा नहीं कहा कि खाना नहीं है, आप बाहर जाइए। क्या है? तो जन्म के पहले खाने पीने की व्यवस्था ईश्वर करता है। हम है उनको उद्ध्वस्त कर रहे हैं। दोष ईश्वर का नहीं है, किसका है? हमारा। और ये आध्यात्म नहीं है, ये नास्तिकता है, पाखंड है। ईश्वर के खिलाफ बगावत करके ईश्वर की व्यवस्था के विरोध में अपनी समांत व्यवस्था खड़ी करना, ये आध्यात्मिकता नहीं है। ये क्या है? नास्तिकता है, पाखंड है। मेरा एक सवाल था। प्रार्थना है, प्रार्थना है। ये पाखंड बंद करिए भैया। हाँ, अभी जो अभी एक मिनट, नमस्कार, जी। मेरा नाम दुनियाराम लश्कर है, फ्रॉम छत्रपति संभाजी नगर। तो अभी तक जो आपने जो विचार किए अति अनमोल, इसका कोई मोल नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हम शब्दों से आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरा सवाल ये है कि अभी गया, क्योंकि दाद जब मिलिट्री में था 1980 में, ये यूरिया खत और शुक्ला खत पहला आया था। तब मैं वहां से आने के बाद में मेरे भाई वगैरह वो शुक्ला खत वगैरह बांटने के लिए देते थे। तब ग्राम सेवक है ना, वो फ्री बांटता था, फ्री। आप ये लेके जाओ, इसे देखो, ऐसा खेती करो। अभी उस समय में तो हमको नहीं आया ना, अभी तक भी नहीं समझ में आया। फिर दाद ने एक ही साथ पुलिस में भी नौकरी किया, उसके बाद में रिटायर हुआ, 6 महीना हो गया रिटायर होके। आपने जो ज्ञान दिया है वो शायद आध्यात्मिक में भी नहीं है, और हमें जो खाने पीने की जो लीला सिखाई आपने, आप मतलब क्या खाना चाहिए क्या नहीं, और कैसा उसका डिवाइडेशन, मतलब कैसे कैसे अपने तरीके से समझाया, बहुत सुंदर तरीके से समझाया। लेकिन अभी आखिरी सवाल अभी हमारे दिल में आया है कि चलो अभी तो बर्बादी कर दी है, रासायनिक खाद से फवारनी करके बहुत आने नाना प्रकार के रासायनिक जमीन के पेट के अंदर चले गए, धरती माता के अंदर, और अभी इसको उपजाने के लिए हमारा जनता सरकार मोर्चा है अभी लग गया है। अभी हमारा जनता सरकार मोर्चा भी इतना जगह नहीं है। देवेंद्र जी बोल रहे भाई मेरी क्षमता खत्म हो गई है, बोलते 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 थक गया मैं, अभी आपको देवेंद्र भंडारा बनना है। तो दास यही विनती करूंगा, दास के पीछे जो खड़े हुए, जो बैठे हुए महापुरुष, इनको विनती करूंगा कि आपने को एक एक कदम चुन चुन के चलना है, नहीं तो चुन चुन के मारेंगे हमको। ये सत्य बात है, बिल्कुल सही है। हम जब भगवान करना शुरू कर देंगे, जब गांव खेड़ों में जाएंगे तो बहुत मुश्किलें पैदा होने वाली है हमारे साथ में। इसलिए हमको टोली टोली बन के जाना पड़ेगा, 10-10, 15-15 लोग बन के एक एक गांव में जाना पड़ेगा, वहां हमको समझाना पड़ेगा, तरीका समझाना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ी खुशी की बात आज दास को इतनी अच्छी लगी कि 10 किलो गोबर के घर के अंदर एक एक करके खेती बन जाता है, क्योंकि ये
खत के लिए लाइन लगा रहे गाँव घोड़ों में लाइन लगा रहे जाके कि हमको खत नहीं मिल रहा, खत नहीं मिल रहा, खत नहीं मिल रहा। लेकिन आपने वो इस भारत भूमि के अंदर ऐसा एक रोपटा खड़ा कर दिया जिनका नाम कृषि ऋषि सुभाष पालेकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, देखिए मान्यवर, हरित क्रांति के पहले कोई गेहूं नहीं खाता था। हरित क्रांति के पहले कोई गेहूं नहीं खाता था, ज्वार खाता था, बाजरा खाता था, मक्का खाता था, झंगोरा खाता था, मंडवा खाता था। दामाजी आए तो गेहूं की रोटी होती थी, नहीं तो होती नहीं। तब बीमारी नहीं होती थी, केवल पानी की वजह से कॉलरा होता था, प्लेग होता था, पानी की वजह से डिसेंट्री होती थी, बीमारी नहीं थी। हमारे पारंपरिक मिलेट को ख़त्म करने के लिए ये बड़ा षड्यंत्र मैं दोपहर को बताऊंगा। ये षड्यंत्र कैसे है, अगर आपके पास समय है तो ये षड्यंत्र जरूर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे षड्यंत्र काम कर रहा है और हमारी व्यवस्था को कैसे बर्बाद कर रहा है और हमारा पैसा लूटकर वो उधर कैसे ले जा रहा है। ये सारी व्यवस्था मैं बताऊंगा, अगर समय है तो जरूर बताऊंगा। लेकिन एक षड्यंत्र विषय, एक शोषणकारी व्यवस्था है। बिल्कुल, लेकिन अभी हम ऐसा विचार कर रहे हैं, अगर आप सब साथी हमारे जो देश से, पूरे देश से 500 साथी आए हैं, कि ये कृषि का जो विषय है एक दर्शन का विषय है। अभी तो आदरणीय पालेकर जी का, क्योंकि मैंने शिविर किया हुआ है, 7-7 दिन का शिविर चलता है, तब भी बात पूरी होती नहीं हो पाती है। ये विषय बहुत ब्रॉड है, मतलब ये घंटे 2 घंटे या एक दिन का विषय नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। तो हम इस पर ऐसा प्लान कर रहे हैं, अगर सभी साथी जो खेती को मिशन को आगे लेकर चलेगा, तो उन्हीं साथी वो और अपने जैसे साथियों को जब हम जाएंगे ना गांव-गांव में, क्योंकि हमको 70,000 लोगों को निकालना है, एक गांव से 10 लोगों की टीम। तो जो गांव में खेती पर जो एक्सपर्ट होगा, उनमें से जो 1000, 2000, 5000 लोगों की, क्योंकि सुधार पालेकर जी का जो कीमती समय है, उनको यूनिवर्सिटीज में पूरे देश में शिविर चलते हैं। ये तो यहाँ बहुत शॉर्ट नोटिस पर इनका प्रेम सत्यप्रकाश भारत जी का समझ लीजिए, डॉक्टर साहब की वजह से समझ लीजिए, इनकी हृदयता की वजह से इनको बहुत शॉर्ट नोटिस पर ये आए हैं। इतना इनको इन्होंने हमें समय दिया है, तो ये इनकी बड़ी महानता, इनका हम बहुत वो करते हैं। हमारा मतलब शब्द नहीं है कि इनके इतने शब्द इनको कह रहे हैं, इतने सरल व्यक्तित्व जिसने इतना बड़ा काम किया हो देश के अंदर। अभी जब मैं पिछली बार आया था तो बाबूजी बता रहे थे, जब अगस्त जुलाई में जो मीटिंग थी, उसमें जब आपने बताया कि विदेश से आए योजना आयोग में अध्यक्ष कि भाई इससे खेती हो सकती है, तो इन्होंने पूरा एक खाका बनाकर दिया था पूरा गवर्नमेंट को, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने उसको स्वीकृति दी थी। ये कोई कृषि जो है इतना छोटा विषय नहीं है, और इस पर हम आपसे निवेदन करेंगे अपने साथियों की ओर से, लिखित में आपको देंगे कि हम एक बड़ी ट्रेनिंग, एक जितनी आपको मतलब एक कृषि का विषय जिसमें पूरा आ जाए, उस पर आप अपना समय दें, 6 दिन, 7 दिन, 5 दिन, जितना भी हो सकता हो, तो उस पर हम सब साथी एक राय बना करके आपसे निवेदन करेंगे। क्योंकि अब ये पर्ची भी आ गई है हमारे पास, भोजन का समय हो रहा है। ये पर्ची लाने वाला कौन है? वो गेहूं की रोटी नहीं चलेगी, कौन है वो? तो साथियों, अभी कहाँ है सिसोदिया जी? सत्य प्रकाश भाई, तो अभी खाना खाने के बाद 2 घंटे चलेगा विषय? बिल्कुल, लोग बोल रहे हैं कि आपका सेशन इसके बाद कंटिन्यू रखा है। कंटिन्यू रखेंगे? जी जी। अगर कोई बंदूक लेकर नहीं आया तो कंटिन्यू रखूंगा। सब सोच के आए हैं। नहीं, सत्य प्रकाश भाई के हाथ में बंदूक है, हो सकता है वो गोली मारेंगे। तो ठीक है, 2 घंटे। अभी खाना खाने के बाद 2 घंटे बैठेंगे? नहीं, हम दरअसल नहीं, आप बताइए, आप बताइए। एक पूरी ट्रेनिंग का प्रपोजल रख रहे हैं, पूरी नहीं, और कोई वक्ता है? हाँ, दूसरे वक्त कितने बजे है? आ गए। लंच, मतलब लंच तक हमने रखा था आपका, कि लंच तक आप, और उसके लंच के बाद ठीक है। तो उनके बाद हाँ, रात को नहीं, 1 मिनट। व्यवस्था है ना भाई, ऐसे थोड़ी
मुझे भागना है, मेरे पीछे शेर है, उसके हाथ में बंदूक है, वो मुझे दौड़ाता है। मैं सत्य प्रकाश ये भाई जी से अपने स्वागत करूंगा। सुशील जी आप यहीं पर रहें। और एक बड़े क्रांतिकारी साथी आए हैं जी, अभी से भी बैठे रहेंगे। एक अपने क्रांतिकारी साथी आए हैं जो बहुत अभी जिन्होंने नहीं, इसके पहले मैं समाप्त करता हूँ जी, समाप्त 10 हाँ। मिनट में, बाद उसके में लिए फिर सम्मान आपके लिए थोड़ा सा हमने सम्मान का समारोह है, आप कर दीजिए। 10 मिनट समाप्त करता हूँ। साथियों, ये विषय केवल कृषि का नहीं है, ये विषय शोषण मुक्ति का है, व्यवस्था परिवर्तन का है, सामाजिक बदलाव का है, ग्रामीण विकास का है, ग्रामोद्धार का है। जब भी ग्राम स्वावलंबन का विषय निकलता है, आदर्श गांव का विषय निकलता है, तुम्हारे सामने एक गांव का नाम आता है। कौन सा गांव? राजेगंज सिंधी। माननीय श्री अन्ना हजारे जी का राजेगंज सिंधी हमारे सामने नाम आता है कि आदर्श गांव है। वर्षा जल संग्रहण में आदर्श है, वाटरशेड मैनेजमेंट अद्भुत है, सवाल ही नहीं। अरे दुनिया में ऐसा काम है अन्ना जी का, तो उसको हम विकल्प नहीं दे सकते। इसका मतलब है कि अन्ना जी के बारे में मेरे मन में अपार श्रद्धा है, लेकिन राजेगंज सिंधी आदर्श गांव है, ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आदर्श गांव माने क्या? गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर नहीं जाएगा, शहर का पैसा गांव में। क्या नारा है? गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर नहीं जाएगा, शहर का पैसा गांव। गांव की संपत्ति गांव में, गांव की संपत्ति शहर नहीं जाएगी, शहर की संपत्ति गांव। जब राजेगंज सिंधी हो या हीरे बाजार, ये महान विभूति है, ये अन्ना हजारे जी और पोपट और सवाल नहीं, 100% नमन है उनको। लेकिन उनके गांव का किसान बीज बाहर से खरीदता है, खाद बाहर से खरीदता है, दवा बाहर से खरीदता है, ट्रैक्टर बाहर से खरीदता है, चीनी बाहर से आती है, गुड़ बाहर से आती है, कपड़े बाहर से आते हैं, ये पाठ्यक्रम बाहर से आते हैं, दवाएं बाहर से आती है, किराना बाहर से आते हैं। यानी गांव का लाखों रुपया कहाँ जा रहा है? करोड़ रुपया गांव के बाहर जा रहा है। जिस गांव का करोड़ रुपया बाहर जा रहा है, आदर्श कैसे हो सकता है? मेरा सवाल है। जिस गांव का पैसा करोड़ रुपया बाहर जा रहा है, आदर्श कैसे हो सकता है? इसका मतलब है आदर्श गांव वही कहा जाएगा जिस गांव का पैसा गांव में रहेगा, गांव का पैसा शहर नहीं जाएगा, शहर का पैसा गांव में। सुभाष पालेकर कृषि में आपको कुछ खरीदना ही नहीं है। हमने सिद्ध कर दिया है, सुभाष पालेकर कृषि में देशी बीजों का उत्पादन संकर बीजों से ज्यादा मिलता है और जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम सीड से भी ज्यादा मिलता है। अगर सुभाष पालेकर कृषि में संकर बीजों से, जीएम बीजों से ज्यादा उत्पादन मिलता है, तो संकर बीज खरीदने की आवश्यकता ही, अपना बीज खुद घर में पैदा करना है। वो विधि भी हम सिखाते हैं 7 दिन में।
हमारे बीज कैसे पैदा करना है। तो बीज के लिए पैसा चला गया कि रुका, रुक गया। खाद डालना ही नहीं है। एक देशी गाय से 30 एकड़ की या 15 एकड़ खेती होती है। अगर भारत सरकार, जैसे नरेंद्र मोदी जी खुलेआम कहते हैं कि पूरे भारत में हमें सुभाष पालेकर का नाम लेकर कहते हैं कि ये खेती को बढ़ाना है, अभी वो प्राकृतिक खेती करे लोग, कुछ लोग, अगर पूरे भारतवर्ष में सुभाष पालेकर कृषि होगी तो हमें केवल 4 करोड़ देशी गाय चाहिए। कितनी? 4 करोड़। हमारे देश में आज 8 करोड़ देशी गाय है। कितने हैं? 8, यानी आवश्यकता से दुगुनी है। गाय का सवाल ही नहीं है। केवल किसानों के पास गाय नहीं है, गौशालाओं के पास है। गौशालाओं से गाय लेना है और किसको बांटना है? मेरा शिविर सुनने के पहले किसान गाय को बेचता है, क्योंकि गाय का महत्व मालूम नहीं होता। शिविर सुनने के बाद गाय को ढूंढता है कहाँ मिलती है और खरीद कर ही दम लेता है, क्योंकि 7 दिन में उसको गाय का महत्व मालूम होता है। कसाई खाने बढ़ गए हैं, गौ मांस निर्यात बढ़ गई है। एक कसाई खाने क्यों चल रहा है? जब मंडी से गाय कसाई खाने जाती है तो कसाई खाने गाय कटती है। मंडी में किसान बेचता है तो मंडी में आती है। मंडी में वो दलाल खरीदता है और कहाँ कसाई खाने बेचता है तो वहां जाती है। किसान क्यों बेचता है? क्योंकि उसको महत्व मालूम है। घाटे में है, खेती घाटे में, बीज बुआई करना है, खाद लेना है, दवा लेना है और दवाई लाना है, घर में बीमार है, पैसा कहाँ से लगाए, पहले कर्जा है, तो फिर गाय बेचता है। नमस्कार करता है, पूजा करता है, बोलता है मुझे माफ कर, मुझे बेचना ही पड़ता है, आंखों में आंसू है, गाय जबरन बेचता है, उसको इच्छा नहीं होती। लेकिन जब उनको मंत्र मिलता है अरे गाय कुछ डालना ही नहीं है, खरीदना ही नहीं है, तो गाय खरीदता है। अगर गाय खरीदता है, बेचता नहीं, तो मंडी में गाय नहीं जाती, और मंडी में नहीं गाएगी तो कसाई खाने नहीं जाएगी। कसाई खाने अपने आप बंद हो गए, आपको आंदोलन करने की आवश्यकता है। ये गोरक्षा आंदोलन, ये बड़े बड़े मेले, बड़े बड़े मोर्चे और हिंसा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। केवल किसानों को 7 दिन मेरे सामने बिठाना है, वो सारा पढ़ना है और खेती करना है। मैं आपको कुछ पते दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि अद्भुत है, अद्भुत है। आपको गाय बचाना है तो एक ही करना है, गाय को बचाने का काम किसान करेगा। गौशालाएं चलाना इतना आसान नहीं है, चारा महंगा होता है, पैसे लोग फंस देते नहीं हैं। पहले तो पूरे चेक देते थे, अभी कोई दान नहीं देता, और गौशाला चलाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए किसान गाय बचाएगा, गौशाला गाय बचाई नहीं सकती। सही गोरक्षा आंदोलन है तो किसानों के हाथों से होगा, गौशालाओं के हाथों से नहीं होगा। ये ख्याल में भगवान श्री कृष्ण, आप वो हाथ में लिए मत, हम खाना नहीं खाएंगे आज दिन भर, आप बैठ जाइए। आप खड़े होते थे जैसे लगता है कि वो साहूकार मेरे पीछे लग गया बंदूक लेकर। देखिए, कंस मामा अत्याचारी राजा था। उसके सैनिक खड़ी फसल को काटते थे, लूट कर ले जाते थे खड़ी फसल को। गांव का मक्खन, दूध, सब्जियां मथुरा जाती थी। घर के बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी गोपियां, सारा दूध मथुरा बेचती थी। गांव के लड़के कमजोर बन गए थे, और कमजोर जो युवा है वो कंस मामा की सेना के साथ कैसे लड़ सकती है? अगर लड़ना है तो उनको क्या बनना पड़ेगा? बलवान बनाना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स तो बाद में आया, 5000 साल बाद में आया, वो कहने लगा साम्यवाद। अरे 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने एक आंदोलन चलाया, बहुत बड़ा जन आंदोलन, कि गांव का दूध कहाँ रहेगा? गांव में रहेगा, गांव का मक्खन गांव में रहेगा, और हमारे कमजोर बच्चों को मुफ्त में खिलाया जाएगा, मथुरा में बेचना।
भगवान श्री कृष्ण का आदेश है, अगर आपके पास गाय है कि गाय का दूध आप मत बेचिए, गांव के गरीब जो भूखे किसान है, वो बच्चे, उनको पिलाइए, मक्खन उनको पिलाइए। मथुरा में बेचना नहीं है, शहरों में बेचना नहीं है। जो गाय का दूध बेचता नहीं है, कमजोर बच्चों को मुफ्त में पिलाता है, मुफ्त में घी खिलाता है, मक्खन खिलाता है, वही भगवान श्री कृष्ण का भक्त है। ये तो भगवान श्री कृष्ण का विरोधी है। कौन है यहाँ माइका लाल? भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, गाय का दूध 160 रुपए में बेचते हैं, 6000 रुपए किलो घी बेचते हैं, जो आपको कैंसर डायबिटीज देता है। अरे ब्लड प्रेशर कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? ये रक्त शर्करा 54 के ऊपर जाती है तो ये ऊर्जा बनती है, ये ग्लूकोज है, अतिरिक्त ऊर्जा आ गई है कि ऊर्जा का रूपांतर फैट में होता है, चर्बी में होता है, और चर्बी हो गया, ऊर्जा खाया आपने ज़्यादा, चर्बी आपने नहीं खाया, घी नहीं खाया, लेकिन चर्बी बन गई, और चर्बी रक्त वाहिना में क्या करती है? संग्रहित होती है। रक्त वाहिना में ये चर्बी इकट्ठा हो गई तो रक्तों को क्या करता है? सामने जाने का कोशिश करता है, उसको अड़ाया जाता है तो दाब पड़ता है, ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक दिन ऐसा क्लॉटिंग होता है, क्लॉटिंग माने रक्त की गुठलियाँ बनती है, तो रक्त आगे नहीं जाता, हमारे हृदय को रक्त नहीं मिलता, तो क्या होता है? हार्ट अटैक आता है। अभी था, अभी मर गया है। ये क्या है? एडिशनल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू फैट, डिपॉजिट इनटू ब्लड वेसल्स, अल्टीमेटली यू सफर बाय द हार्ट अटैक। हम कैंसर को बुला रहे हैं, हम डायबिटीज को मधुमेह के निमंत्रित कर रहे हैं, हम ब्लड प्रेशर को निमंत्रित कर रहे हैं, हम इसको हार्ट अटैक को निमंत्रित कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण का भक्त वही है जो गाय का दूध बेचेगा नहीं, गांव के गरीब और कुपोषित बच्चों को मुफ्त में पिलाएगा, घी गांव के कुपोषित बच्चों को पिलाएगा। वही देशभक्त है, वही गो भक्त है, वही कृष्ण भक्त है। शहरों में बेचने वाला 6000 रुपये किलो घी और 150 रुपये लीटर दूध, ये हमारा भोजन नहीं है, ये शाकाहार नहीं है। ख्याल रखें, ईश्वर की व्यवस्था के खिलाफ बगावत कर रहे हैं हम, बगावत। हर बात उल्टी है हमारी, हर बात। नकली जीवन जी रहे, असली जीवन नहीं जी रहे हम, नकली जीवन नहीं जी रहे। हमें वापिस जाना पड़ेगा, इसके लिए शुरुआत हमसे होगी। और जो हम अनावश्यक वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, हम जिम्मेदार है। सुबह उठते हम क्या करते हैं? वो ब्रश और पेस्ट का दातुन करते, वो ब्रश पेस्ट पैदा करने वाला कारखाना धुआं छोड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। ये ग्रीन हाउस गैसेस है। कच्चा माल प्रकृति से आता है, प्रकृति का विनाश है। और जब आप वो ब्रश पेस्ट का मुंह साफ करते हो और वॉशिंग मशीन में पानी में वो मुंह धोते हो, एक व्यक्ति एक दिन में 10 ग्राम पोल्यूटेंट, ये प्रदूषक काय में मिलाता है? पानी में मिलाता है। ये पानी प्रदूषक हमारे पानी पीने के पानी में जाता है, हमें शरीर में जाते हैं। एक 10 ग्राम मल्टीप्लाई 140 करोड़ भारतीय मल्टीप्लाई 365 दिन, कितने पोल्यूटेंट हमारे शरीर में जा रहे हैं पानी के माध्यम से। ये हमारी करतूत है। और हम बोलते हैं कैंसर हो गया, होगा नहीं तो क्या होगा? हो नहीं तो हो गया। हम बुलाते, हम कारणीभूत है। मैं कभी ब्रश का उपयोग नहीं करता और मैं कभी पेस्ट का उपयोग नहीं करता। पहले कॉलेज में करता था, लेकिन जब विनोबा भावे का भाषण सुना, मिलने के लिए गए, उनको ग्रामोद्धार करना है, हमें बदलना पड़ेगा, हमारी आदतें बदलने पड़ेगी, तो मैट्रिक्स से हमने वो बंद कर दिया। आज मैं दंत मंजन के दस करता हूँ। 40 साल हुए केवल दंत मंजन, घर में पैदा हुआ। अपने छाल है केले की, फेंके मत। संतरे की छाल है, फेंके मत। ये आपका अनार की छाल है, फेंके मत। जो भी छाल है उसको सुखाइए, टुकड़े करिए,
उसको बारीक करिए और मिक्सर से निकाल दीजिए और उसमें थोड़ा काला नमक डालिए और दंत मंजन घर में पैदा होगा। आपके गांव में बचत गट है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो पैदा करें, उनका खरीदिए। हमारे गांव में पैसा रहेगा, गांव के बाहर नहीं जाएगा। दंत मंजन की आवश्यकता नहीं है, दंत मंजन की आवश्यकता है, पेस्ट की आवश्यकता नहीं है। और ये जो दातुन करने का ब्रश है वो डिग्रेडेबल नहीं है, वो क्या होता है, विघटित नहीं होता, हमें भूमि में प्रॉब्लम पैदा करता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है, ग्रीनहाउस गैसेस। क्या करना है, एक निर्णय लीजिए, क्रांति हो जाएगी। एक निर्णय, कल से मैं दातुन के लिए ब्रश का उपयोग नहीं करूंगा और पेस्ट का उपयोग नहीं करूंगा। अरे क्रांति हो जाएगी, मुंह से निकालने की आवश्यकता, क्रांति हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी। जो मुझे संभव है आपको संभव क्यों नहीं होगा, मुझे संभव है वो आपको संभव क्यों नहीं होगा। ख्याल रखिए। दातुन करने के बाद आप दाढ़ी बनाते हो, मैं भी दाढ़ी बना के लिए क्रीम का उपयोग करता था और ब्रश का उपयोग करता था। एक दिन सोचा कि भाई हमें आंदोलन चालू करना है तो शुरुआत हमसे करनी होगी, तो क्या इसकी आवश्यकता है। तो एक दिन पानी लगाया, पानी से दाढ़ी बनी, बहुत बढ़िया बनी। तो वो ख़त्म हो गया उसका उपयोग, काय का, लोशन का। और फिर ब्रश का उपयोग, भगवान ने सोचा कि भाई दाढ़ी क्यों दी, क्यों निकाल रहा है तू दाढ़ी, दाढ़ी बढ़ा दे, कोई आवश्यकता नहीं, दाढ़ी बढ़ाना काम, तो उसका भी खत्म हो गया। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दाढ़ी बढ़ाए, लेकिन ये कहूँगा कि उसका उपयोग आप बंद कर सकते हो। एक बात ख्याल में, जब आप ब्रश का उपयोग करते हो, खरीदते हो, पेस्ट का उपयोग खरीदते हो, आपके जेब का पैसा कहाँ जाता है, मंडी में जाता है। वहाँ कमीशन रहता है, पैसा उत्पादक भविष्य मंडी देश के बाहर जाता है। कितना जाता है, कितना जाता है, इट इज ए अरे हुज, ये फाइनेंशियल इल्यूजन, हुज इतना है। आप क्या बोले, 36 लाख करोड़ रुपए बाहर जा रहा है, 36 लाख। समय नहीं है, मैं आपके सामने वो सब एनालिसिस रखूँगा, सब एनालिसिस रखूँगा। मैं कभी भी उसका उपयोग नहीं करता, अपने आप बंद हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। दाढ़ी के लिए कुछ नहीं है, मैं नहाने के लिए साबुन का उपयोग नहीं करता, पहले करता था, लेकिन जब मालूम पड़ा कि ये गलत है, कौन सा पंछी साबुन का उपयोग करता है, कौन सा पानी उपयोग करता है, कितना सुंदर है, साबुन लगाने से सुंदर होता है। तो अफ्रीका की महिलाएं बहुत हरी भरी सुंदर होगी, लेकिन नहीं हुई, गोरी भरी होगी, नहीं हुई। इसका मतलब है साबुन का उपयोग नहीं। क्यों नहीं है, इसका कारण है हमारे जो हाथ है, हमारी जो चमड़ी है बाहर की, चमड़ियों में कुछ अच्छे जीवाणु है, गुड बैक्टीरिया है। वो क्या करता है, जो रोग पैदा करने वाला जीवाणु आक्रमण करता है ना, उसको बाहर ही खत्म करता है, अंदर प्रवेश नहीं करने देता। अरे चमड़ी में जो गुड जीवाणु है वो रहना चाहिए, साबुन से नहाने से वो खत्म हो जाते हैं। साबुन इसके लिए कि खत्म हो, साबुन इसके लिए खत्म हो, ये सारा आक्रमण है, सारा एक षड्यंत्र है। मैं साबुन का उपयोग नहीं करता, ठंडे पानी से स्नान करता हूँ, मुझे आदत पड़ गई है, 30 साल हुए मैं साबुन का उपयोग नहीं करता। जब आप साबुन खरीदते हो, जेब का पैसा मंडी में आता है, मंडी में कमीशन देते हैं, पैसा कहाँ जाता है, देश के बाहर जाता है। कच्चा माल प्रकृति या प्रकृति का दोहन, और जो कारखाना है साबुन के, धुआं छोड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। और जब साबुन से नहाते हो, 20 मिलीग्राम 20 ग्राम प्रदूषक पानी में मिलाते हो, विनाशी विनाशी विनाशी। 30 साल से साबुन नहीं लगाता, मेरे शरीर को दुर्गंध नहीं है, दुर्गंध नहीं है। अरे अरे विशाल, बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर सकते हो, अहिंसा